को कुछ बता पाता इससे पहले ही उसके फोन की घंटी बजने लगी। फोन उठाकर एक हेलो करने के बाद वो सिर्फ सुनता रहा और फिर फोन काट दिया। विक्रम ने हाँ कर दी थी। उसने करिश्मा की तरफ देखा। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि विक्रम को एक बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। जब तक उसकी ट्रेनिंग रहेगी वो किसी से नहीं मिल सकता। विक्रम ने अपनी मर्जी से इसमें शामिल होने के लिए हाँ किया। क्या वो इस वक्त यहीं ब्यूरो के ऑफिस में है? करिश्मा ने पूछा। नहीं, पठानिया ने जवाब दिया, लेकिन वो कहाँ है ये नहीं बता सकता। ब्यूरो में करिश्मा ने 2-4 बार एक नाम सुना था, संग्राम सिंह। उसका नाम बहुत इज्जत और गर्व के साथ लिया जाता था। सालों तक एक सैनिक के रूप में उसने देश के लिए कई बार जंग लड़ी थी। नौकरी छोड़ने के बाद देश की सरकार के कहने पर उसने एक सीक्रेट एजेंसी बनाई थी, जिसके एजेंट्स देश के बाहर से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों का सफाया करते थे। करिश्मा ने धीमी आवाज में अपने भाई से पूछा, क्या विक्रम संग्राम सिंह के साथ है? पठानिया को हैरानी हुई कि करिश्मा संग्राम सिंह के बारे में जानती थी, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ नहीं बता सकता था। इसलिए कहा, और सवाल मत पूछो करिश्मा, वक्त आने पर तुम्हें अपने जवाब मिल जाएंगे। करिश्मा के जाने के बाद पठानिया ने आंखें बंद करके कुर्सी पर सिर टिका लिया। उसने करिश्मा को विक्रम से दूर रहने के लिए इसलिए कहा था जिससे भविष्य में उसकी बहन का दिल न टूटे। संग्राम के लिए काम करने का मतलब ब्यूरो के दिए हुए मिशन से कहीं ज्यादा बड़े खतरे का सामना करना था। देश के बाहर किसी मुसीबत में पड़ने पर संग्राम के एजेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता था, पकड़े जाने से पहले खुद को खत्म कर लेना। पठानिया नहीं चाहता था कि विक्रम के साथ कभी ऐसा हो, लेकिन जिस काम को करने के लिए विक्रम ने हामी भरी थी, उसके लिए सिर पर कफन बांधना पहली शर्त थी। उसने मन ही मन भगवान से विक्रम की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सिर्फ करिश्मा ही नहीं, उसे भी विक्रम से बहुत लगाव हो गया था। आने वाले महीने विक्रम के लिए बिल्कुल अलग तरह का अनुभव लेकर आए। शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ उसे ऐसी चीजें भी दिखाई गई जिनके बारे में विक्रम ने कभी सोचा तक नहीं था। हथेली और पैरों पर नुकीले कांटों से बना पट्टा बांधकर किसी भी सीधी सपाट दीवार पर चढ़ना, अपने आसपास की आम चीजों से बम बनाना, टाइम सेट किए हुए बम को नाकाम करना, दूसरे देशों की संस्कृति और रहन सहन के बारे में जानना, ये सब विक्रम की ट्रेनिंग का हिस्सा थे। उसने कुछ विदेशी भाषाओं के आम इस्तेमाल होने वाले शब्द भी सीखे। जंगल और पानी में खुद को जिंदा रखना विक्रम पहले से जानता था। अब वो इस काबिल भी बन गया कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर वहाँ की भीड़ में घुल मिलकर अपने देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मार सकता था। इसी दौरान दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री की बुलाई इस मीटिंग में सिर्फ 4 लोग थे। देश के रक्षा मंत्री के अलावा संग्राम सिंह, रमन कुमार और पठानिया। प्रधानमंत्री ने सबको बताया, 2 महीने पहले मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में हमने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था। उस वक्त हमें लगा कि दुश्मन देश का सिखाया पढ़ाया रास्ते से भटका हुआ एक लड़का है, लेकिन बाद में पता चला वो पड़ोसी देश के बहुत बड़े आतंकवादी गिरोह का खास आदमी है। हमारी बहुत दिनों की कोशिशों के बाद उसने सिर्फ इतना बताया। प्रधानमंत्री ने अपने पास रखे रिमोट से बटन दबाया और सामने की दीवार पर लगे टीवी पर एक वीडियो चलने लगा। स्क्रीन पर दिख रहा आदमी लहूलुहान था। उसकी एक आंख सूजी हुई थी और पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। चेहरे पर लगी चोटों से खून बह रहा था। उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे नजर आ रहे थे, लेकिन आदमी के होठों पर एक क्रूर हंसी थी। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, मुझे पकड़ कर रखने से भी तुम अपने देश को नहीं बचा पाओगे। बहुत घमंड है ना अपनी एकता पर। अब देखना ये एकता कैसे चूर चूर होती है। हम एक एक करके तुम्हारे हर शहर में मौत का त्योहार मनाएंगे। जहाँ धमाके होंगे समझना दिवाली के पटाखे हैं। जहाँ तलवारों से गर्दन कटेगी समझ लेना ईद के लिए बकरा काटा है। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा पूरा देश लंका की तरह जल जाएगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो बंद किया और गंभीर आवाज में कहा, ये कोई खाली धमकी नहीं है। पड़ोसी देश पर सिर्फ हमारी नजर ही नहीं, हमारे जासूस भी उनके बीच में है। उनसे हमें खबर मिली है कि ये आतंकवादी सच बोल रहा है। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है सीरियल ब्लास्ट की। अगर ये लोग कामयाब हो गए तो लाखों मासूम देशवासियों की जान चली जाएगी। देश में कोहराम मच जाएगा। लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। इस माहौल का फायदा उठाकर पड़ोसी देश के जासूस हमारे लोगों को भड़काकर दंगे करवा देंगे। हमें इनकी चाल कामयाब होने से पहले किसी भी तरह सारे ब्लास्ट रोकने होंगे। रक्षा मंत्री ने आगे बताया, इस बार हमारे पड़ोसी ने बहुत चालाकी से काम लिया है।
कोई भी प्लानिंग उनके अपने देश में नहीं हो रही, इसलिए हमारे जासूस और कुछ नहीं बता पा रहे। बड़ी मुश्किल से इतना पता चल पाया है कि उनके आतंकवादी गिरोह के बहुत सारे आदमी पिछले कुछ दिनों में बैंकॉक गए थे और अभी तक वहीं हैं। इस खबर के हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि हमारे देश की तबाही का प्लान बैंकॉक में बैठकर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने संग्राम और रमन से कहा, इस वक्त तुम्हारी टीम ही देश के लिए ये काम कर सकती है, लेकिन हम ज्यादा लोगों में इस बात को फैलने नहीं दे सकते, इसलिए कम से कम लोगों की टीम बनाओ, सिर्फ 2 या 3 आदमी, लेकिन वो सभी बेस्ट होने चाहिए। फिर उसने पठानिया की तरफ देखा। देश की सेना की तरफ से जितनी मदद मिल सकती है इनकी टीम को मिलनी चाहिए। यस सर, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, पठानिया ने आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री ने रमन और संग्राम को याद दिलाया, रूल्स वही रहेंगे, तुम्हारे किसी आदमी को या तुमको हमारे देश की सरकार नहीं जानती। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस मिशन पर जाने वाले किसी भी एजेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी और मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं। और आखिरी बात, उनकी दिलेरी और बहादुरी का न कोई नाम होगा न ही नाम। देश के लिए जान देना ही उनकी प्रेरणा होनी चाहिए। संग्राम ने जवाब दिया, समझता हूँ सर, मेरे एजेंट कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। देश के लिए मर मिटने का जज्बा उन सभी में है, लेकिन देश के लिए जान देने और जान लेने में फर्क होता है। मैंने अपने लड़कों को जान लेना सिखाया है। उनका नाम किसी आसान गोली पर तो बिल्कुल नहीं लिखा। अगर पड़ोसियों ने अपनी पटाखे फोड़ने वाली लड़कों की टोली बैंकॉक में छुपा रखी है, तो मेरे एजेंट उसे पताल से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। बहुत शौक है ना उन्हें धमाके करने का। देखते हैं उनके कान कितने धमाकों के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री को संग्राम की बात से राहत मिली। मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। मीटिंग के बाद बाहर आकर रमन ने संग्राम से पूछा, इस मिशन के लिए तो तुम्हारे ही एजेंट जाएंगे, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे पास भी काफी अच्छे एजेंट्स हैं। संग्राम ने मुस्कुरा कर कहा, जानता हूँ, पिछली बार तुम्हारे पास से आए दोनों लड़के कमाल के हैं। पठानिया ने बताया, वो दोनों मेरे बेस्ट बॉयज हैं, लेकिन आपके पास गए उन्हें 6 महीने ही हुए हैं सर, क्या वो दोनों तैयार हो गए हैं? संग्राम ने व्यंग से कहा, तुम्हें लगता है मैं 6 महीने में ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं दे सकता? अरे नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। पठानिया ने जल्दी से सफाई दी। रमन ने हंसते हुए उसकी पीठ ठोकी, तुम संग्राम की बातों में मत जाओ पठानिया, ये ट्रेनिंग देने में ही नहीं लोगों को घुमाने में भी बड़ा तेज है। संग्राम के सख्त चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान नजर आई। तारीफ तो तुम्हारे सोल्जर्स की भी करनी चाहिए पठानिया, उनकी हिम्मत और काबिलियत A1 है। दोनों का दिमाग भी बहुत तेज है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो दोनों इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पठानिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। विक्रम और शांतनु पर उसे हमेशा से बहुत भरोसा था, लेकिन 6 महीने पहले उन्हें संग्राम के पास भेजने का रमन का फैसला उसे सही नहीं लगा था। उसके हिसाब से उन दोनों, खासकर विक्रम को संग्राम के पास जाने से पहले ब्यूरो में कुछ और समय बिताना चाहिए था। लेकिन अब संग्राम के मुंह से उनकी तारीफ सुनकर उसे बहुत खुशी हुई, पर वो इस मिशन के खतरे से भी अनजान नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए संग्राम से पूछा, जाने से पहले क्या मैं एक बार उन दोनों से मिल सकता हूँ? संग्राम सोच में पड़ गया। रमन ने कहा, चिंता मत करो, दिल्ली से कोई तुम्हारे सेंटर पर नहीं आएगा। सेना के हवाई जहाज से वो दोनों सुबह दिल्ली जाएंगे और रात तक वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। विक्रम और शांतनु की टीम के लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं, और ये तो तुम जानते ही हो कि मिशन के बारे में न कोई पूछेगा और न वो दोनों किसी के आगे अपना मुंह खोलेंगे। उनकी बात समझकर संग्राम ने दोनों को दिल्ली भेजने का वादा कर दिया। वापस आकर उसने शांतनु और विक्रम को मिशन की पूरी जानकारी देने के बाद कहा, तुम्हें पता ही है ये बातें टॉप सीक्रेट होती हैं। तुम दोनों के अलावा इस मिशन पर तुम्हारा एक और साथी होगा, लेकिन वो तुम्हें बाद में ज्वाइन करेगा। और हाँ, बैंकॉक जाने से पहले तुम लोग एक बार दिल्ली चले जाओ। तुम्हारी यूनिट और तुम्हारी टीम के लोग मिलना चाहते हैं। कमरे में लौटकर विक्रम ने शांतनु से पूछा, क्या हम लोग दिल्ली में नहीं हैं? जब से उसे बेहोश करके यहाँ लाया गया था, विक्रम और शांतनु कहीं बाहर नहीं गए थे। ये बंगला एक वीरान जगह पर था और इसके पीछे बड़ा सा मैदान था जहाँ वो लोग दौड़ने की प्रैक्टिस और दूसरे शारीरिक प्रशिक्षण करते थे। बाकी सारी ट्रेनिंग घर के अंदर बेसमेंट में बने बड़े बड़े कमरों में होती थी। विक्रम के सामने कभी बाहर का कोई आदमी बंगले में नहीं आया। संग्राम के अलावा उसने सिर्फ 4-5 लोगों को यहाँ पर देखा था जो अलग अलग तरह की चीजें सीखते थे। ये बात कभी उसके दिमाग में ही नहीं आई कि ये घर दिल्ली में ना होकर किसी और जगह पर था। शांतनु ने भी उतना ही देखा था जितना विक्रम ने। उसने सोचकर कहा, हम लोग उत्तर भारत के किसी शहर में तो नहीं है,
क्योंकि ये नवंबर का महीना है और इस जगह पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। हवा में जैसी नमी है उससे लगता है कहीं आसपास समुंदर होगा। ये तो नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, पर दिल्ली से बहुत दूर है। बंगले में उनके पास न कोई फोन था न टीवी रेडियो, इसलिए पता करने का कोई तरीका भी नहीं था। शांतनु ने आगे कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये जगह दिल्ली में है या कहीं और। ट्रेनिंग के टाइम पर हम किसी से वैसे भी नहीं मिल सकते थे। लगता है हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, इसलिए हमें दिल्ली भेजा जा रहा है और फिर मिशन पर जाना है। दिल्ली जाने के ख्याल से ही विक्रम के दिल में खुशी की लहरें उठने लगी। वैसे तो करिश्मा हमेशा उसकी यादों में रहती थी, लेकिन उसका चेहरा देखे विक्रम को पूरे 6 महीने हो गए थे। वो आखिरी मुलाकात अब भी उसे ऐसे याद थी जैसे कल ही की बात हो। जिस तरह करिश्मा दौड़कर उसके सीने से आ लगी थी, विक्रम को कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ था। फिर करिश्मा को अपनी बाहों में लेकर उसे जो सुकून महसूस हुआ, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि करिश्मा भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करती है जैसा वो करता था करिश्मा के लिए। भले ही उन दोनों को एक दूसरे के पास होने का बहुत कम वक्त मिलता था, लेकिन दिलों के इस रिश्ते की वजह से वो अपने आप को करिश्मा के बहुत करीब महसूस करता था। क्या करिश्मा को पता होगा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ? क्या वो मेरा इंतजार कर रही होगी? खिड़की के पास खड़े होकर विक्रम ने अपने आप से पूछा। तभी पीछे से आती एक आवाज ने उसे चौंका दिया। ये चुपके चुपके किससे बातें हो रही हैं? शांतनु ने उसे छेड़ते हुए पूछा। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि दिल और दिमाग पर किसी लड़की ने कब्जा किया है। विक्रम ने गंभीर चेहरा बनाकर जवाब दिया। लड़की कहाँ से आएगी? इतने महीनों से तो हम लोग यहाँ वीराने में रह रहे हैं। मैं तो ऐसे ही अपने घर के बारे में सोच रहा था। शांतनु ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। संग्राम सर ने सही कहा था, झूठ बोलते वक्त आंखों की पुतलियां फैल जाती है। विक्रम ने फौरन नजरें झुका ली और शांतनु को एक तरफ धकेलकर अपने बेड की तरफ चला गया। अंधेरे में देखने की कोशिश करने से भी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। मैं बाहर देख रहा था। शांतनु फौरन उसके पास आकर बैठ गया। तुम मुझे सच बता सकते हो? अब तो हम दोनों भाई जैसे हैं। विक्रम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वक्त आने पर जरूर बताऊंगा कैसी होगी विक्रम और करिश्मा की ये मुलाकात। मिशन में कौन होने वाला था विक्रम और शांतनु का तीसरा साथी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जाने